अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। कुछ अहम अपडेट्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करूंगा। मैं अपने पिछले कई व्लॉग्स में जिक्र कर चुका हूं कि अमेरिका में कैपिटल हिल के अंदर एक बहुत ही अहम ब्रीफिंग होने जा रही है। आज वो ब्रीफिंग हुई, कांग्रेसमैन को ब्रीफ किया गया। इस्लामाबाद मैसेकर के हवाले से, कत्लेआम के हवाले से बताया गया अमेरिकन कांग्रेसमैन जो हैं उनको इस्लामाबाद के अंदर किस तरह लाइटें बंद करके गोलियां मारी गई और दिन दिहाड़े स्नैपरों से गोलियां मरवाई गई पाकिस्तानियों को। इस तमाम ब्रीफिंग का हवाला आपके सामने रखूंगा। यहाँ पर किस तरह के मुतालबात रखे गए, आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर सफरी पाबंदियाँ और उनके असासे तक अगर हैं तो जब्त करने की दरख्वास्तें की गई। कांग्रेसमैन इसके अंदर शामिल थे, उन्होंने क्या कहा, तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा इवेंट था जिसके कॉन्सिक्वेंसेस मौजूदा रजीम को भुगतने पड़ेंगे बहुत जल्द। इमरान खान साहब का एक अहम पैगाम जो सोशल मीडिया पर ट्विटर के ज़रिए हमने पढ़ा वो आपके साथ शामिल करूंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके अंदर। उससे पहले आपके साथ आज टेलीविज़न के ऊपर एक लाइव झगड़ा, लड़ाई, मार धाड़, धक्कम पेल, मुक्कों की एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। जनाब, ये बोल न्यूज़ के ऊपर डॉक्टर तो वो नहीं है, वैसे नाम के साथ लगाती हैं, फ़िज़ा अकबर के प्रोग्राम में ये लड़ाई हुई नईम हैदर पंजोता और इख्तियार वली के दरमियान। मैं देख रहा था कि इस पूरी लड़ाई शुरू होने तक फ़िज़ा अकबर इंतज़ार कर रही थी कि अब ये एक दूसरे को गंदी गालियां दें, अब ये एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाएं, चपेड़े मारें और फिर मैं कल पूरा दिन सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करूं। ये वो खातून है जो रात को 9 बजे का प्रोग्राम कुछ इस तरह से करके गई थी। बोल न्यूज़ के ऊपर एक दिन की बात है कि रात 9 बजे ये कह रही थी कि इमरान खान साहब का हुकूमत गिरा करके इस मुल्क में रजीम चेंज करके मुल्क को तबाह कर दिया। ये कठपुतली हुकूमतें आकर के, ये इम्पोर्टेंट हुकूमतें आकर के पाकिस्तान को तबाह करती हैं। पाकिस्तान के लोगों के दिलों में इदारों के लिए नफ़रत पैदा होती है। इस तरह के आपके अमलों से आप सियासत से बाहर चले जाएं, आपका जो काम है आप इस तरह का बयानिया। इमरान खान के साथ स्ट्रिक्टली खड़ी हुई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत को कुफर समझने वाली ये खातून रात का 9 बजे का प्रोग्राम बड़े पुरजोश अंदाज में करके गई। रात को 12 बजे चैनल बिक गया। यही इमरान खान था ना, और यही पाकिस्तान, यही इमरान खान था, यही पाकिस्तान, यही आवाम थी, यही बशर, घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को बिजली मिल रही थी और वो भी 3 गुना सस्ती। पेट्रोल 150 रुपए लीटर फिक्स किया हुआ था। गैस बहरान इतना शदीद नहीं था जितना आज है। ज़राअत से मुंसलिक अफराद, जमींदारों और किसानों को उनकी फसलों पर अच्छी कीमत वसूल हो रही थी। बैरूनी सरमायाकारी में हर रोज इजाफा हो रहा था। डॉलर की स्पीड को ब्रेक लगा हुआ था। दुनिया भर में महंगाई की लहर मौजूद होने के बावजूद पाकिस्तान की बशर का तवाज़ुन कायम था। एक आम आदमी का किचन चल रहा था। पुरानी सियासत को रद्द करके नई सियासत लाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। वो इंसाफ से शुरू हुए थे लेकिन अपने इक़्तिदार में बेइंसाफी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर गए और यूं हकीकी तब्दीली एक ख्वाब ही बनकर रह गई। चेयरमैन पीटीआई अपने पूरे सियासी करियर में तजादात का मजमुआ दिखाई दिए। पार्टी अगर चलानी हो या मुल्क, और करीबी लोगों के मुताबिक उनको किसी की। और अगले दिन जब ये नौकरी पे आई तो माइक पकड़ करके फौजियों के सामने खड़ी हुई थी और झूठ मूठ फेक आंसू बहाकर साबित कर रही थी कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ। इस पे दिल कुर्बान है, इस पे जान बेकुर्बान है। एक मालिक बदला, नज़रिया बदला, ख़यालात बदले, अल्फाज बदले, जज्बात बदले, तकरीर, ये फेक लोग, ड्रामाबाज, एक्टर, अदाकार। तो ये इस प्रोग्राम के अंदर बैठी हुई थी और जनाब नईम हैदर पंजोता और इख्तियार वली के दरमियान जब बहस हुई किसी बात पर, यहाँ पर क्लियरली वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है इख्तियार वली एक बदतमीज़ चर्ब ज़बान इंसान है। वो हमेशा अपने प्रोग्राम्स के अंदर यही चीज़ें करता है। उसने ज़ाती हमला किया इमरान खान के ऊपर, यानी खान साहब के ऊपर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया। 1, 2, 3, 4, 5 मरतबा वो कहता है टेरियन कौन है, टेरियन कौन है, टेरियन कौन है, यानी कि वो इमरान खान के ऊपर एक इल्ज़ाम जो लगाया जाता है कि वो नाजायज़ बच्ची है। उसके बाद फिर वो खुद कहता है कि टेरियन इमरान खान की नाजायज़ औलाद है। फिर दूसरी बार कहता है तो फिर नईम हैदर पंजोता आगे से उसे जवाब देता है कि मरियम नवाज़ नाजायज़ है। नहीं कहना चाहिए था नईम हैदर पंजोता को ये बात, लेकिन उससे पहले 10 मरतबा इख्तियार वली को भी नहीं कहनी चाहिए थी। तो उसके बाद इख्तियार वली खुद मैडम की शान में गुस्ताखी न बर्दाश्त करते हुए फ़र्त जज्बात से उठ के नईम हैदर पर हमला करता है और नईम हैदर फिर इसकी वखी में, इसकी पसलियों में कुसन मारता है बड़े ख़तरनाक किस्म के। थोड़ी देर बाद नईम हैदर हमें प्रोग्राम में दूसरे में नज़र आते हैं, जबकि इख्तियार वली काफ़ी वक्त के लिए वहाँ से गायब हो जाता है। ये छोटा सा क्लिप आप मुलाहिज़ा फरमाएं, आपसे फिर बात करता हूँ। इमरान खान खड़ा रहा, भागा नहीं है। कौन है टेरियन? बताओ कौन? आप बताओ। उससे तरीका कैसे है? नाजायज मरियम है। मरियम कैसे नाजायज? नाजायज है। कैसे नाजायज? जैसे तुम बकवास कर रहे हो। बताओ कैसे नाजायज? ठीक है, कैसे नाजायज बात करो, बताओ। बहरहाल इमरान खान साहब का जेल से एक अहम पैगाम बाहर आया। उन्होंने
यहया खान पार्ट 2 के हवाले से, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से, अदालतों के हवाले से बातचीत की। आखिर में वो जो ट्वीट में लिखा हुआ है उसमें खान साहब कहते हैं, मुझे या बुशरा बीबी को अलकादर ट्रस्ट से कोई माली फ़ायदा नहीं है। मलिक रियाज इस बात की गवाही देंगे कि मैं वाहिद वज़ीर आज़म था जिसने इनसे अपने ज़ाती या माली फ़ायदे के लिए कोई चीज़ तलब नहीं की। जरदारी की तरह बिलावल हाउस नहीं बनवाया और ना ही शरीफ ख़ानदान की तरह वन हाइड पार्क दुगनी कीमत पर बेचा। मेरे लिए पाकिस्तान के नौजवानों का मुस्तकबिल अहम था और इसी के लिए अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई। ये बिल्कुल वाज़ेह और सच बात है। जरदारी ने बिलावल हाउस बनवाया, अरबों रुपए लगवा करके मलिक रियाज से, बदले में उसे छूट दी, कराची में पैसा भी बनाया उसके साथ मिल करके, जिसके बाद मलिक रियाज के ऊपर बेज़ाब्तियों और 2 नंबरी के इल्ज़ाम में सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब का जुर्माना भी आयद किया। जरदारी उसके अंदर शामिल था। और जब शरीफों की हुकूमत थी, इसमें जब मलिक रियाज बैरिया बना रहा था और दौलत बना रहा था, तो शरीफों ने अपनी 6 रुपए की चीज़ 12 रुपए में इसके ऊपर बेच दी। अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसकी कीमत, जो आधी कीमत थी उसकी दुगनी कीमत दे करके मलिक रियाज के ऊपर बेची, इसलिए कि आगे मलिक रियाज उनको फेवर दे। यानी कि ये रिश्वत ही होती है, सिर्फ इसका एक तरीकाकार बनाया जाता है। तो वो अरबों रुपए जो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ पर बेची है। मलिक रियाज पागल नहीं, सारी ज़िंदगी काम करता है प्रॉपर्टी को, उसे नहीं पता कितनी कीमत है इस जगह की। जिस चीज़ की अरबों में डील हो रही है तो ख़रीदार को नहीं पता होगा इसकी क्या हैसियत है, कितनी कीमत है। अगर कोई डबल कीमत पे ख़रीदता है तो उसका मतलब यही है कि वो रिश्वत दे रहा है, एडजस्ट कर रहा है, बस लोगों के सामने नहीं दे रहा। ठीक है ना। वो 2 नंबरी जब करनी होती है, पुलिस वाले ने कहीं चौकी पे नाके पे खड़ा होता है ना, तो आप उसको पैसे दे रहे होते तो वो कहता है साइड पे खड़े होकर जेब में डाल दो, जेब में डाल दो, जेब में डाल दो, जेब में डाल दो। वो हाथ में नहीं लेता कि लोग देख रहे होते। ये वाला काम है। तो इन्होंने रिश्वतें ली। आगे खान साहब कहते हैं, इन्होंने मुझे तकलीफ देने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। बुशरा बीबी के खिलाफ अपोजिशन की जानिब से चलाई जाने वाली सोशल मीडिया कैंपेन की सख्ती से मजम्मत करता हूँ। अपोजिशन पिछले 6 साल से बुशरा बीबी पर कीचड़ उछाल रही है ताकि किसी तरह से मेरी किरदार कुशी की जाए। जो हमारे खैरख्वाह होते हुए इनके प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनते हैं, वो हमारे खैरख्वाह नहीं बल्कि दुश्मन के मिशन की तकमील कर रहे हैं। ये खान साहब का इशारा उन लोगों की तरफ है जो बुशरा बीबी को ISI का या फिर आर्मी मिलिट्री के जर्नलों का एजेंट कहते हैं, जो बुशरा बेगम के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये खान साहब को मरवा करके पार्टी पे कब्ज़ा करना चाहती है। उसमें मैं नाम आपको बता देता हूँ। आदिल राजा, कर्नल अकबर एक अमेरिका में होते हैं, आदिल राजा की बेगम भी इस तरह की ट्वीट्स करती रहती हैं, मैं देखता रहता हूँ। और सबसे सरेआम जो आकर के खुल के बोलते हैं वो खान साहब के साथ 2-4 तस्वीरें भी उसकी हैं। वो सूफ़ी उसको कहते हैं, टोपी वाला, अमेरिका में है। वो उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की तनकीद करता है कि बुशरा बीबी ने ये कर दिया। आज तक बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ कोई ऐसी चीज़ नहीं साबित हो सकी कहीं पर भी कि उसने इस रजीम की सहूलतकारी की हो। उस बेचारी को फिर 7 साल कैद की सज़ा सुना दी, वो फिर जेल में चली गई। बेगुनाह बेकसूर एक घरेलू खातून थी, वो ना पब्लिक ऑफिस होल्डर थी, ना वज़ीर आज़म थी, वज़ीर ख़ारजा थी, ना सेनेटर थी। उसको पिछले 2 सालों से जेलों के धक्के और अदालतों की पेशियाँ हो रही हैं। पता नहीं ये किस किस्म की एजेंट है, लेकिन ये घड़ी हुई कहानियाँ करवा रहे होते हैं। आज वो हैदर मेहदी जो है, बाबा आदिल राजा के साथ जो बैठता होता था, आजकल उनकी आपस में पता नहीं खफगी है, उसने आज एक और ट्वीट तुन दिया। ये पाक पैक जो है, जिन्होंने आज ये कांग्रेसी यहाँ पर ब्रीफिंग दी है, इसके हवाले से कि भाई ये जानते हैं, ये भी मिले हुए हैं मोहसिन नकवी के साथ और उधर जनरल आसम के साथ मिले हुए हैं और ये सारे 2 नंबरी कर रहे हैं। तो ये इनके इस तरह के अपने वीलॉग चलाने के लिए किसी को भी अच्छे बना, फैक्ट के ऊपर बात करनी चाहिए भाई। खान साहब का ये जो आखिरी हिस्सा है पैगाम का, ये इन लोगों के हवाले से था कि ये लोग जो हैं इस तरह की चीज़ें करें। दूसरी तरफ मलिक रियाज के ऊपर नैब हाथ डालना चाह रही है इस वक्त हुकूमत भी, हुकूमती वज़ारा और बयानात दे रहे हैं, TV के ऊपर टिकर चल रहे हैं, मलिक रियाज के हवाले से ख़बरें चल रही हैं, उनके ऊपर इल्ज़ामात। मलिक रियाज 20 साल से ये सब कुछ कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, इससे भी ज़्यादा अरसे से हुकूमतें आई चली गई, किसी ने उसकी करप्शनों की दस्तानें नहीं खोली। बहरहाल अब ये फिर उसके पीछे पड़ गया। रीज़न ये है कि अब ये जो जिस केस में इमरान खान को अलकादर में इन्होंने दी है सज़ा, ये कोई केस नहीं है, इसकी शफाफियत कुछ भी नहीं है। फ़ैसला क्या है, उसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो ये तक लिखा हुआ है अलकादर यूनिवर्सिटी है ही नहीं, कहीं है ही नहीं, वो पैसे आए खा गया खान। ठीक है, वो पैसा अभी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पड़ा हुआ है, पैसे में से 1 रुपया कहीं नहीं गया। अलकादर यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट कर, स्टूडेंट वहाँ पर पढ़े। इस तरह का फैसला कहाँ टिकेगा हाई कोर्ट के अंदर, जब सारी दुनिया के सामने फैसला हो रहा है, सहाफ़ी वहाँ पे जा रहे हैं, पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है, TV उसकी खबर दे रही है, इंटरनेशनल मीडिया वहाँ पे मौजूद है। तो ऐसी 2 नंबरियाँ तो वारदातें नहीं डाली जा सकती। ये तो जेल के अंदर जाकर जज को भेजा जाता है, ऐसे लेटा होता है, जज पीर लात मार के उठाता है, उठे जा जेल में जा करके फैसला दे, और उधर भागते जाके फैसला देता है। फैसला भी कैसे, एक बार भेजा ना, 2 फैसला वापस बुला लिया, दूसरी बार हो गया फैसला सुनाने, फिर वापस बुला लिया, तीसरी बार गया SMS के जरिए। ये मुल्क है, ये इसकी अदालतें हैं, ये इसका जुडिशल सिस्टम है, इसके ऊपर मातम किया जा सकता है। तो अब जनाब आगे जाकर के जब हाई कोर्ट में इनको नजर आ रहा है कि केस बढ़ जाएगा, तो मलिक रियाज को किसी तरह मजबूर करने की कोशिश की जा रही है कि खान के खिलाफ गवाही दो ताकि ये केस मजीद स्ट्रॉन्ग हो सके। एक बड़ी गवाही हमारे पास मौजूद। उसके ऊपर मलिक रियाज ने कल ट्वीट कर दिया, उसमें वो वाज़े उसने लिख दिया, भाई मैं कोई गवाही शवाही नहीं दूंगा, मेरे ऊपर तुम इतने सालों से लिखा उसने भाई कि मैं कोई गवाही नहीं दूंगा किसी के खिलाफ। जब एक बंदे में कोई 2 नंबरी है ही नहीं तो मैं झूठी गवाही किस लिए दूँ।
یہ ملک ریاض کے الفاظ تھے بھائی کہ میں گواہی نہیں دے رہا اور میرے پاس بہت سے راز دفن ہیں، بہتر ہوگا کہ مجھے مت چھیڑو ورنہ میں چٹا کٹھا جتنا بھی ہے سب کھول دوں گا۔ اب ظاہر ہے بڑے بڑے صاحبان جو DHA بننے والے سارے ملک ریاض سے فیوریں لیتے ہیں، نوکر ہیں بھائی، وہاں پہ ریٹائر ہونے کے بعد آپ دیکھو جا کر کے یہ سارے وہاں پہ بڑے بڑے بیریا کے اندر عہدوں پہ بیٹھتے ہیں، تو اس کو تو سارے معاملات پتہ ہیں، اور اس نے پیسے کھلائے ہیں ان کو، تو یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ تو بہرحال یہ ملک ریاض کی جو سٹوری اس وقت چل رہی ہے نیب کے ساتھ، اس کی یہ کوشش ہے کہ بھائی کس طرح خان کو گھیرا ڈالا جا سکے۔ 2 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ آج نجم سیٹھی خبر دے رہا تھا کہ بھائی یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی، مسئلے کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ انفارچونیٹلی اللہ معاف کرے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بھائی یہ خان صاحب کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں، کہ مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ اب ظاہر ہے اپنی کنگڈم بچانے کے لیے، اپنی بدماشی، اپنی 2 نمبری، اپنے جرائم بچانے کے لیے اور اپنی طاقت کا جو ہے اس کو طول دینے کے لیے یہ تو کسی بھی حد تک جائیں گے۔ اب میں بھٹو کو جب دیکھ رہا تھا تو اس ضیاء آیا، اس نے ماشاء اللہ لگایا، کتنا عرصہ، 1.5 سال تک بھٹو ایسے ہی جیل کے اندر رہا، پہ کیس چلائے، پھنسانے کی کوششیں، اور آخر میں حل کوئی نہیں نکلا تو اس کو پھانسی دے دی۔ تو اب یہ لگے ہوئے ہیں، اللہ خیر کرے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان جو ہے وہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ ملک اگر مسلمانوں کے لیے بنا تھا تو اس نے آگے جانا ہے، آگے بڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس کی عوام جو آج 90% عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، یہ ایسے کسی بھی ارادے میں ان کو کامیاب نہیں ہونے دے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ منہ کے بل گریں گے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اور اکثر عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو کوٹ کرتے ہیں کہ ایک چال جو ہے وہ یہ چلتے ہیں اور ایک پلان میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ کا کیا پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے آپ کے ساتھ آخر میں شامل کر دوں، امریکہ میں کیپٹل ہل کے اندر کانگریشنل جو بریفنگ ہوئی، اس میں کانگریسمینز آئے، بیٹھے، اور ان کانگریسمین کو بریف کیا گیا صحافیوں کی طرف سے، سوشل ایکٹیوسٹ کی طرف سے، دنیا کے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، بڑی تنظیمیں ہیں، ان کی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ پاکستان سے یہاں پر تھے جناب محیط پیرزادہ صاحب، اس میں وجاہت سعید خان صاحب یہاں پہ شامل تھے پاکستان سے۔ انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز بھی بتائے، اور انہوں نے اپنی انویسٹیگیشن جو ان کی تھی بینگ اے صحافی وہ ان کے سامنے رکھی کہ اسلام آباد کے اندر قتل عام کیسے ہوا۔ یہ تمام تفصیلات ان کے سامنے انہوں نے رکھی۔ اب اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا کہ جو کانگریسمین ہیں وہ ٹیکسس سے، مختلف ریاستوں سے امریکہ کی جو تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن ہے، ان کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بعض اس کے اندر ڈیموکریٹس بھی تھے۔ انہوں نے آ کر کے اپنی سپیچز دیں، اور ان تمام باتوں کے اوپر، یا جو ان کو پتہ چلا اسلام آباد میسیکر کے حوالے سے میڈیا سے یا اس بریفنگ کے اندر، تو انہوں نے یقین دہانی کروائی اس بات کی کہ ہمارے ساتھ تقریباً 200 سے زیادہ اراکین اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالیاں ہوئیں اور اسلام آباد کے اندر قتل عام ہوا، اور بہت جلد ہم تمام لوگ مل کر کے، امریکہ کے جو کانگریسمین ہیں وہ سارے اس کے اوپر ایکشن لیں گے۔ تو ہو سکتا ہے یہاں پہ ہاؤس کے اندر ایسا بل لایا جائے جس کے اوپر پھر حکومت منظور اگر وہ ہو جاتا ہے تو حکومت کو، پھر یہاں کی حکومت کو آفیشیلی پھر اس کے اوپر ایکشن لینا ہوتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اور یہ جو ایک بریفنگ تھی کیپٹل ہل کے اندر، یہ بڑی انٹرسٹنگ بریفنگ تھی۔ اس کے اندر محسن نقوی کے ساتھ دیکھا جانے والا ایک بندہ، جس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ یہ رائے پائی جاتی ہے کہ محسن نقوی کو ریسیو کرنے کے لیے یہ شخص گیا تھا، وہ شخص بھی اس کے اندر بھیجا گیا۔ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی کہ جب وہاں پر PTI کے پاکستانی لوگ بھی موجود تھے تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ بندہ بیٹھا ہوا موبائل سے ویڈیو بنا رہا ہے، پتہ نہیں کس کو یہ اپڈیٹ کر رہا ہے، کس کو لائیو دکھا رہا ہے کہ وہاں پر وہ ویڈیو لائیو چلا رہا تھا۔ میری اپنے سورسز سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ وہ لائیو تھا، اور دوسری طرف کوئی شخص بیٹھا ہوا اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا کہ کون کون شامل ہو رہے ہیں، کیا کیا بات ہو رہی ہے۔ تو سیکیورٹی کو بلا لیا گیا اور دھکے شکے مار کے اس کو وہاں سے نکال دیا، جب جاؤ بھائی بیٹھو وہاں دوسرے کمرے میں۔ تو وہ شروع میں تو بڑی اونچی آواز میں بات کر رہا تھا، نہیں میں بیٹھوں گا، میں یہ، اس کو نکال دیا گیا وہاں سے۔ تو بہرحال اسلام آباد کا جو میسیکر تھا اس حوالے سے یہاں پہ کانگریسمین کو بریف کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے اوپر ایک رپورٹ کل چلی جس میں ڈیٹیل کے ساتھ وائس آف امریکہ نے یافس خان کی رپورٹ کو شائع کیا، اپنے چینل کے اوپر دکھایا۔ یہ وہی یافس خان ہے جن کے حوالے سے میں نے اسلام آباد میسیکر کے 3 دن بعد ایک ویلاگ کیا تھا اپنے چینل پر لائیو بٹھا کر کے، اور میں نے آپ کو وہ خبر دی تھی اور تمام تفصیلات بتائی تھیں کہ کیسے یافس خان کے جسم کے اندر اب بھی گولی موجود ہے، جو دن دہاڑے روشنی میں سنائپر نے اسلام آباد کے اندر اسے ماری، اور جب وہ گولی لگی تب بھی یافس خان ویڈیو اپنی بنا رہا تھا۔ تو وہ تمام رپورٹ جو ہے وائس آف امریکہ نے شائع کی یافس خان کے حوالے سے، اس کا لنک میں ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کے لیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کچھ اور اہم چیزیں شامل کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔